रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्लांट की सेल है मेसोफिल सेल, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लाइट रिएक्शन में सनलाइट से लाइट आई और लाइट रिएक्शन से बना एटीपी, ऑक्सीजन और एनएडीपीएच। फोटोलिसिस से ऑक्सीजन बना है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा और ये एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम सीटी साइकिल या कैल्विन साइकिल भी है, उसमें यूज़ हो जाएगा और यूज़ होने के बाद ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज बनने के बाद कुछ ग्लूकोज स्टोर्ड हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में और कुछ ग्लूकोज चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। और वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? ग्लाइकोलिसिस। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही, इसलिए ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं टूटेगा, पायरुवेट में टूटेगा। तो ये जहाँ से ग्लूकोज टूटना शुरू हुआ वहाँ से रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्लाइकोलिसिस दैट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। ये पूरी प्रोसेस मेसोफिल सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर, इसलिए इसे बोलेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन। अब पायरुवेट जो कि इनकम्प्लीट टूटा था, ये वापस जाएगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट फिर टूटेगा और यहाँ पर एक साइकिल चलेगी जिसे बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में एटीपी बनेगा, एनएडीएच बनेगा, FADH2 बनेगा और CO2 बनेगा। और यही CO2 प्लांट यूज़ कर लेगा किसमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो हम लोग जो CO2 बनती है रेस्पिरेशन में वो बाहर रिलीज़ कर देते हैं, बट प्लांट उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है सेम हमारे यहाँ भी वैसे ही चलेगी। अब सेकंड स्टेप क्रेब्स साइकिल हो गई। थर्ड स्टेप क्या है? ये NADH और FADH एक चेक की तरह है। जैसे चेक को कैश करवाते हैं बैंक में जाकर तब कैश मिलता है, वैसे ही इनको कैश करवाना पड़ेगा। कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर एक साइकिल चलेगी ETS साइकिल, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके नीचे मैंने ऑक्सीजन लिखा है। मीन्स रिस्पिरेशन की जो तीनों स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, इन तीनों में ETS में ही ऑक्सीजन का यूज़ होगा और पट बहुत ढेर सारा ATP बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइट रिएक्शन में ATP बन रहा था और फाइनली हम लोग ग्लूकोज को भी तोड़ के ATP बना रहे हैं। तो जब लाइट रिएक्शन में ATP बन रहा है तो इसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? ग्लूकोज में इतना लंबा प्रोसेस करके क्यों ATP ले रहे हैं? तो ये एक तरह से बिजनेस है। यहाँ पे थोड़ा सा ATP लगाते हैं यूज और फिर ग्लूकोज से ढेर सारा 38 ATP मिल जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि ATP हम लोग अगर इसे यूज़ तो कर सकते हैं बट ATP स्टोर्ड नहीं होगा सेल में। तो पतझड़ के मौसम में या फिर क्लाउडी सीजन में जब लीव्स नहीं रहेगी पतझड़ में या सन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो उस वक्त ATP कहाँ से मिलेगा? तो कुछ स्टोर्ड फॉर्म रहता है, तो वही ग्लूकोज स्टोर्ड है स्टार्च के फॉर्म में जो ब्रेक होगा और ग्लूकोज से ATP देगा। तो रेस्पिरेशन की तीन पार्ट, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत ETS में पड़ रही है। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज टूटता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सेलुलर रेस्पिरेशन की सिर्फ पहली स्टेप होगी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीजन नहीं होगी, ETS नहीं होगी, क्योंकि ETS में ऑक्सीजन चाहिए। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्रेब्स साइकिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा एनारोबिक बैक्टीरिया में। दूसरा रीज़न क्या है? क्रेब्स साइकिल से NADH और FADH बनते हैं। तो अगर क्रेब्स साइकिल चल भी गई तो ETS नहीं हो रही, तो फ़ायदा क्या उसका चलने का? तो एनारोबिक में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगी और एरोबिक रेस्पिरेशन में तीनों स्टेप होगी। थैंक यू।